नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए सीएम नीतीश कुमार की ओर से कोशिशें तो खूब हुई। नीतीश कुमार दिल्ली गए, विपक्षी दलों के नेताओं से मिले, देश के सामने मौजूद चुनौतियों का हवाला भी दिया, बीजेपी से विपक्ष के खतरे के बारे में समझाया। 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी पटना आए। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही विपक्षी एकता की बात को उन्होंने भी दोहराया, लेकिन तेलंगाना जाते ही उनके सुर बदल गए। उन्होंने टीआरएस की जगह बीआरएस का ऐलान कर दिया और अब उन्होंने एक मंच पर क्षेत्रीय क्षत्रपों को जुटाया है, लेकिन सीएम नीतीश और लालू प्रसाद को बुलाना उचित नहीं समझा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश का मेन फ्रंट कैसे बनेगा। तो तैयारी थी बीजेपी के खिलाफ मेन फ्रंट बनाने की, तैयारी थी 2024 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने की, मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की। लेकिन विपक्ष के नेता जिस तरह अब भी गुटबाजी में जुटे हुए हैं, उससे सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार का मेन फ्रंट कैसे बनेगा। ये सवाल तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की उस रैली के बाद उठने लगा, जो रैली तेलंगाना के खम्भम में हुई, जिस रैली में केसीआर ने 2024 के लिए बिगुल फूंका। हैरानी की बात है कि केसीआर की इस मेगा रैली में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत लेफ्ट के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन ना तो नीतीश कुमार और ना ही लालू प्रसाद यादव को केसीआर ने रैली में शामिल होने का न्योता दिया। 4 महीने पहले केसीआर पटना आए, सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का दावा भी किया गया, लेकिन दक्षिण से मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाले के चंद्रशेखर राव ने अपने मित्र नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश का मेन फ्रंट कैसे बनेगा। 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक करिए, विपक्ष में क्या कहेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा था, क्या करिए उसमें, ठीक है। 24 को लेकर तेलंगाना में बैठक करिए, विपक्ष में क्या कहेंगे? बैठक विपक्ष का हो रहा था, क्या करिए उसमें, ठीक है। केसीआर की रैली में नीतीश और लालू को निमंत्रण नहीं मिलने पर सियासत भी खूब हो रही है। महागठबंधन के नेता जहां नीतीश कुमार का बचाव करते हुए बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की शुरुआत की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्ष को एक अनार 100 बीमार वाली कहावत से नवाज रही है, जबकि कांग्रेस खुद को विपक्ष की धुरी बता रही है। सब लोग को एक करने में नीतीश कुमार जी लगे हैं और अभियान की शुरुआत कहीं न कहीं से होगी। इस तरह के अभियान चलेंगे और भाजपा को 2024 में भाजपा से मुक्त करा देंगे देश को। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो खुद ही कह दिया कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, लेकिन हम लोगों का मानना है कि सबसे योग्य उम्मीदवार पीएम पद के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी हो सकते हैं। सभी विपक्षी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। अभी समय है, तो सभी लोग जो बीजेपी के खिलाफ कहीं सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ ही ना कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं से वहाँ के मुख्यमंत्री तो बिहार आकर के अपना मनसा साफ कर चुके हैं। एक अनार 100 बीमार हैं। प्रधानमंत्री का सपना कई लोगों को जगा हुआ है, तो सपना की टकराहट में कैसे लोग एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे? महत्वाकांक्षा सबकी होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। ये जब हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ नया कर रहे हैं या कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो भी समान विचारधारा के लोग हैं उनको जोड़ना अति आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को धुरी में रखे बिना विपक्षी एकता असंभव है। ममता बाहर, केसीआर बाहर, अखिलेश बाहर, केजरीवाल बाहर,
लेफ्ट बाहर। कांग्रेस बाहर। नीतीश का मेन फ्रंट कैसे बनेगा? तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मेन फ्रंट बनाने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की जोर शोर से पहल की, लेकिन विपक्षी एकता की कोशिश मेढक तोड़ने की कोशिश ही साबित हुई। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष बिखरा बिखरा दिख रहा है। अब सवाल है कि नीतीश का मेन फ्रंट कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए तेलंगाना के खम्भम में केसीआर ने एक बड़ी रैली की थी। दक्षिण से 2024 का बिगुल फूंकने की कोशिश केसीआर की तरफ से की गई। रैली में नीतीश कुमार को केसीआर ने न्योता नहीं दिया, उन्हें नहीं बुलाया गया। नीतीश कुमार के साथ ही लालू यादव को भी बुलावा नहीं भेजा गया। मंच पर अखिलेश यादव, केजरीवाल ये दोनों दिखाई दिए, उन्हें बुलाया गया था। वाम दलों के नेताओं को भी रैली में आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि 4 महीने पहले ही केसीआर पटना आकर सीएम नीतीश कुमार से मिले थे। बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश भी की थी। नीतीश भी विपक्षी एकता की बात करते रहते हैं। एकजुटता के लिए दिल्ली जाकर उन्होंने विपक्षी दलों को समझाया भी, लेकिन नीतीश को उनके मित्र केसीआर ने ही न्योता नहीं दिया। नीतीश थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट की बात करते हैं। नीतीश को विपक्ष के एकजुट होने की उम्मीद है। तो नीतीश का मेन फ्रंट कैसे बनेगा, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व नीतीश कुमार को मंजूर है। आरजेडी भी राहुल गांधी का नेतृत्व कबूल कर चुका है, लेकिन केसीआर कांग्रेस को कबूल नहीं कर सकते। ममता की बात कर लें तो ममता को भी कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं है। वहीं केजरीवाल को भी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते हैं। लेफ्ट को तिनके का सहारा चाहिए, लेफ्ट किसी भी ओर जा सकता है। नवीन पटनायक भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। क्षेत्रीय दल चाहकर भी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का मेन फ्रंट कैसे बनेगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार में पोस्टर के जरिए कभी सरकार पर तो कभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इस बार दलित जाति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा बिहार ने आरजेडी कार्यालय समेत पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इसमें बीजेपी से पूछा गया कि आखिर देश की 85% हिंदू कब तक अपमान सहते रहेंगे। पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में एक बार फिर से पोस्टरबार चरम पे है। आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है। हालांकि ये पोस्टर किसके तरफ से लगाया गया है ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह पोस्टर जो है बाबा साहब अमर रहे, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, गांधी जी की भी जो है शब्द उसको उल्लेखित किया गया है। गांधी लोहिया कर्पूरी अमर रहे, जे वर्णाधाम तेली कुम्हारा स्वापाच करित कोल कलवारा, जिस तरह से शब्द को जो है वो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल तारम के अधिकारी, पुजही विप्रा सकल गुणहीना शुद्ध नपुजहूं वेद प्रवीणा, अधम जाति में विद्या पाए भाऊ जाओ अही दूध पियाओ, ते विप्रंसन आपको पूज वाही वह लोग निज हाथ नसवाही। तो इस तरह से देखिए शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है और इसमें यह भी लिखा गया है कि 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल जो है वो भाजपा यानी कि बीजेपी से पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी भाजपा को 85% हिंदुओं दलित अति पिछड़ा का अपमान मंजूर है, बताए भाजपा एंड। तो ये जो है निवेदक दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं एक हमला जो है वो भाजपा के ऊपर किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के जो लोग हैं इस पोस्टर का जवाब
क्या देते हैं और किस रूप में देते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रामचरितमानस विवाद में जहां बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, वहीं इस विवाद में रोज नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के सचेतक और मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह ने जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ज्ञान पर ही सवाल खड़ा कर दिया, तो वहीं सनातन धर्म के संरक्षण बताने वाले बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। पत्रकार से पूछे गए एक सवाल के जवाब में राजकुमार सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर अज्ञानता बस इस तरह के बयान दिए गए हैं तो शिक्षा मंत्री ये बयान वापस ले लें। और अब लगभग सभी भारतवासियों का मानना है कि रामचरितमानस सामाजिक जीवन जीने का जो एक संविधान होता है, हम लोग उसको उस रूप में मानते हैं। इतना आदर्श ये ग्रंथ है। समारोह में रामचरितमानस के किसी चौपाई पर इस तरीके की टिप्पणी कितनी वांछित है, ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है। यदि मैं तो यही कहूँगा कि यदि अज्ञानवश ऐसा दिया गया ये वक्तव्य, तो इसको निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार आज अपने समाधान यात्रा के क्रम में भोजपुर पहुंचेंगे। सीएम के यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री यहां विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, साथ ही बायोफ्लॉक फिश प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आज के समाधान यात्रा की कैसी तैयारी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान आज भोजपुर पहुंचेंगे और भोजपुर में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम सबसे पहले सकड्डी पहुंचेंगे, जहां पर बायोफ्लॉक का उद्घाटन होना है। यानी उद्घाटन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं छोटे छोटे जो है तालाब बनाए गए हैं। एक तरह से बिहार का पहला ऐसा कोल्ड स्टोरेज होगा ये, जहां पर मछलियों को संरक्षित किया जाएगा। सकड्डी के फिश प्लांट की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी बायोफ्लॉक विधि से फिश फार्मिंग के साथ अब मछली खरीदने वालों के लिए अब आइस फैक्ट्री का जो है निर्माण करा लिया गया है। और सीएम यहां पर आएंगे, जायजा लेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम जो है सकड्डी के बाद फिर यहां से रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर समाधान यात्रा के दौरान सीएम जो है पूरी तरह से जो विकास कार्य है उसका निरीक्षण करते हैं। और आरा में भी यानी भोजपुर में आज सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो देख सकते हैं आप, बिहार का ये पहला कोल्ड स्टोरेज है। एक तरह से एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है बिहार वासियों के लिए, खासकर जो मछली उत्पादक हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा है, जिसका सीएम आज उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ जो विकास कार्य है उसका आज भोजपुर में जायजा लेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। 22 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत नवादा पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम सदर प्रखंड के भगवानपुर गांव के टोला का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो बुधौल स्थित जननायक कर्पूरी छात्रावास में छात्रों से मिलेंगे और इस छात्रावास में जीविका दीदी की ओर से संचालित रसोई का निरीक्षण करेंगे। शायद यहां मुख्यमंत्री जीविका दीदियों की ओर से बनाए गए खाने का स्वाद भी चख सकते हैं। जीविका दीदी रसोई का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल दे। समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को नवादा आ रहे हैं और कई कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी छात्रावास में भी आ रहे हैं और वहां ये छात्रों से लाइब्रेरी में भी मिलेंगे और यहां जीविका के द्वारा एक रसोई संचालित की जा रही है। उस रसोई में भी आके मुख्यमंत्री यहाँ इस रसोई घर का अवलोकन करेंगे और संभवतः यहाँ बने खानों का भी वह स्वाद लेंगे। तो बच्चे के द्वारा स्वयं खाना बनाकर खाने का प्रक्रिया चल रहा था और इसी प्रक्रिया को थोड़ा बदलाव करके जिला प्रशासन के द्वारा जिला पदाधिकारी महोदया नवादा के द्वारा और जीविका दीदियों के सहयोग से जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से बच्चों को खाना उपलब्ध कराते हुए उनको सही शिक्षा के लिए समय मिल पाए, ये प्रयास किया जा रहा है। और यदि इस तरह का यहाँ पे सफल रहा तो भविष्य में इस तरह का बदलाव आगे भी करने के लिए एक रास्ता दिख पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे आके देखेंगे कि किस तरीके से जीविका दीदी की रसोई के माध्यम से बच्चों को तीनों टाइम का जो भोजन है सही तरीके से मिल पाए।
जैसा कि आपने सुना कि अधिकारियों का कहना है कि यह रसोई जो है कल से ही फंक्शनल हो गया है और यहाँ पे जो खाना बनाने का जो कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीविका दीदी यहाँ पे खाना बना रही हैं और यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिलने लगा है। तो आने वाले दिनों में अगर यह कॉन्सेप्ट सही होता है तो यहाँ के छात्रों को पौष्टिक आहार यहाँ से मिल सकेगा, तो उनकी जो समस्या जो थी वो भी कहीं न कहीं वो सॉल्व हो जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। छपरा से बड़ी खबर है, जहां गैंगरेप पीड़ित की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने गैंगरेप पीड़ित को पटना रेफर कर दिया है। दहियावा में नाबालिग से गैंगरेप हुआ था, आपको बता दें, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उसे अब पटना रेफर कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाशी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर गैंगरेप पीड़ित की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पटना रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि 14 जनवरी को एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। दहियावा में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ भी लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। 14 जनवरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिस दिन गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक नाबालिग से गैंगरेप की गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति खराब बताई जा रही है, जिसके बाद पटना ने उसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उसे पटना रेफर कर दिया है। दहियावा की यह घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से वारदात हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज में जमीन विवाद में दबंगों ने किसान के बथान में आग लगा दी। घटना जादूपुर थाना क्षेत्र के दुखहरण गांव की है। अगलगी की इस घटना में 20 मुर्गियां, कपड़ा, बर्तन समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित किसान कैलाश महतो ने इस मामले में 7 लोगों के विरुद्ध जादूपुर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। और किशनगंज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देघाल बैंक प्रखंड स्थित टप्पू बाजार में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और अगलगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। और नवादा पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अकबरपुर थाना के मुरली पहाड़ और कोलवा पहाड़ी के पास से शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया है। करीब 8000 लीटर जावा महुआ को पुलिस ने नष्ट किया। इसके अलावा शराब बनाने के सामान को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगली इलाके में शराब की भट्टियां चल रही हैं और इस सूचना के बाद पुलिस दल बल के साथ जंगल में पहुंची, शराब की भट्टियों को नष्ट किया। जंगली इलाके में शराब माफिया पर शिकंजा कसना आसान नहीं है। पुलिस भट्टियों को नष्ट करती है, लेकिन माफिया ठिकाना बदलकर अवैध शराब फिर से बनाने लग जाते हैं। और बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां कदम कुआं में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट और हंगामे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा और मारपीट हो रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद दोनों गुट के बीच जमकर मारपीट होने लगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात खराब होने के बाद तत्काल भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। एक छात्र का पैर टूटा है और 2 छात्र इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी का इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय दबंग युवकों ने कोचिंग में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।
और बेगूसराय में बीते 1 जनवरी से गायब 2 नाबालिग लड़कियों का अब तक कुछ अता पता नहीं चला है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 1 जनवरी को नए साल की शुभकामना देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अब तक घर लौटकर नहीं आई है। उन्होंने प्रेम प्रसंग की बात से इनकार करते हुए अपहरण की बात कही। फिलहाल दोनों लापता लड़कियों की पुलिस खोजबीन कर रही है। जब यहाँ आए घर पे तो मम्मी बोली कि ऐसी से बात है, अभी तक ज्योति घर पे नहीं, तो उसी रात से हम उसको ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली कहीं भी। उसके दोस्त रिश्तेदार सभी जगह पूछताछ की, कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद फिर 2 तारीख को हम थाना गए, थाना पे गए, आवेदन दी मम्मी। उसके बाद आवेदन देने के बाद सब बोले ठीक है जाओ। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं पता चला। रोज जाते हैं थाना पे, रोज बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं ली है सर। बेटी को कोई कुछ कर दिया तो हमको बेटी को कोई अपहरण कर लिया, हमको बेटी को कोई उठा कर किडनैप कर लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।